नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। तो आज से हम लोग यूनिट 7 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि UGC नेट में लगा हुआ है और इसमें कहानी विधा है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमृतसर आ गया है, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन वर्ष था 1973। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जिस नोट्स आप बनाते आ रहे हैं उसमें एक नोट्स को भी नोट डाउन मतलब लिख लीजिएगा इसको कि अमृतसर आ गया, प्रकाशन वर्ष 1973 और लेखक हो गए आपके भीष्म साहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए कि जो सरदार जी थे वो बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। पूछ सकता है कि जो अमृतसर आ गया की शुरुआत में जो सरदार जी मिलते हैं वो कौन सी लड़ाई में भाग ले चुके थे, फ्रांस, रसिया, जो भी यूक्रेन, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो उसमें आपको याद रखना है कि बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। कितने पठान व्यापारी थे? 3। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। तो बाबू कहाँ का था? जो दुबला से बाबू था वो कहाँ का रहने वाला था? पेशावर का रहने वाला था। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर पतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो लेखक जो यहाँ गाड़ी में जो मतलब इस कहानी के जो सूत्रधार है, मतलब जो बोल रहे हैं जिन, तो वो कहाँ जा रहे थे? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, मुंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक हुआ और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौमी आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी, खा ले। दालखोर तो दाल खाता है इसलिए दुबला है, और उसको परेशान कर रहा था। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे साथ नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बर का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुख्म, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता से हिलाता और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात है, हम कहता है और तुम्हारा मुंह दिखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं देता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खिखी करने लगे। अदलेती मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तुंत सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खिखी करने लगे।
मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ, जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कहा उठा। डब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होते पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उड़ते उड़ते चढ़ते रहते। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आके बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खाने की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। तो सबसे पहले कौन स्टेशन का नाम आया? वजीराबाद। इसको अब क्रोनोलॉजी में स्टेशन का नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट गया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बों की ओर भागने लग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। तो सबसे पहला स्टेशन याद रखिए वजीराबाद। कहीं कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं आता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, लेकिन इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया। जगह नहीं है? किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा बंद करो जी दरवाज़ा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते जा रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वो अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में आओ। घुस जाते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ वह दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में से एक पतली सूखी सूरत नजर आई। उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आई। तो उस लड़की का उम्र क्या था? 16-17 साल। 16-17 साल की लड़की थी। लोग सभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ जाते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। और कोई डब्बा नहीं मिला? औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है? वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंदी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। लाचारी है, शहर में दंगा हो गया, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उछक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ दिखाना ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी गठरियाँ आई। उस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चुप गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खरा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बड़ी बुढ़िया कुरलाई जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया। धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघते आगे बढ़ गई।
डिब्बे में बेअकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूटा। तभी शहर की ओर छूटते हुए धुएं के बादल उनमें लपलपाते आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यार? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपने बास्केट की जेब से नस्वार की डिबिया निकाल नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाते लगा। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसे बुदबुदाते होठ नजर आते। लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं पकड़ रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशक लाते प्लेटफॉर्म लाकर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पानी पियो। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई थी और बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा उस पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है? तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं लगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर आओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हजे जवाबी अपने कंठ में सूखी चली थी। हकलाकर चुप हो रहा था। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर बैठ गया और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया और उसको देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा उठता। केवल पठान निश्चित थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल नहीं था, होने वाला न था। धीरे धीरे पठान उंगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान थे, अधलेटे। कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाली और उसके धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त पर दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई और आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। तो कौन सा जगह निकल गया? शहर हरबंसपुरा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंके। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्वीर वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खिखी करके हंस दिया। जाहिर है वो हरबंसपुरा की स्थिति से अवगत अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झाँकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झाँककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी।
शहर आ गया है। वो फिर ऊँची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और चलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्फ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। अब ओ वे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा था, चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखने लगा। ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देख अन्य मुसाफिर उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ, हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू बकबक नहीं करो, वो खंजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक काँप रहा था। बस बस सरदार जी बोलिए, लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। वो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर भी बोल उठी, वे जिन जोगियों आराम नाल बैठो, ये रब दियो बंदियों, कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत के होठों की तरफ फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीन से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्ला जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते हुए उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वो डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से से वो पागल हो रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इसी बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वाले के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वो उसे कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर की ओर पर डिब्बों में पठान को न पाकर हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, मादर, सब के सब निकल गए। फिर वो सिटपटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्ला कर, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाया जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाते गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पुड़िया खा ली थी और पानी पिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहाँ उनके जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछ रहा कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लग जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से परे सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आ रही तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वो खिड़की के बाहर मुँह किए देख रहा था, कभी दीवार से पीठ लगाए तान कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा हो या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी।
फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा, सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी थी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू घबरा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? यार जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिराने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। और वो आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी का स्फुट से सब सुनाई दिया। दरवाज़ा खोलने पर जैसे उसे इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर लटकती गठरी खिसककर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झुटपुटों में उसके मुंह उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह एक बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अनमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए, उनमें से उसके सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है, और गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से उस आदमी को दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पैर की भांति नीचे आ गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में भूत का भूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियार कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वो आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वो एकदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही। दूर पटरी के किनारे अंधियारे पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में, एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया और फिर घूमकर डिब्बे के अंदर बाएं दाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथ की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पाँव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगी। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा वो दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देख रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमसे डरकर ही पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त करते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा। तो धन्यवाद दोस्तों। हम लोग का ये अमृतसर आ गया कहानी खत्म हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा आपको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और फिर अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।